ये तो स्क्रीन शेयर हो गई है। यस ओके, अब इसका मोशन देखना, मैं इसको फेंक रहा हूँ ग्रेविटी वाले रीजन। देखना तेरे पास फोन नहीं है? जब इसका मोशन दे, तो इसमें ये बताओ सेंटर ऑफ मास कौन सा है, रेड, व्हाइट या येलो? रेड। रेड। अब क्या ये लॉजिक समझ में आ गया? अब देखो इसका मोशन कितना अजीब है, आया ना? येलो वाले पॉइंट को देखो और व्हाइट वाले को देखो, लेकिन फिर से देखो, रेड वाले का देखो मोशन कैसा है, पैराबोलिक का। क्या लॉजिक समझ में आ गया अच्छी तरह से? तो लिखो, लिखो सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन लिखो। It is a point where whole mass of a system is assumed to be concentrated. Where whole mass of a system is assumed to be concentrated. तो एक बार रिपीट करना। It is a point where whole mass of a system is assumed to be concentrated. उसके साथ बैठ जाओ, ठीक है? नेक्स्ट लाइन लिखो, we use this concept to discuss motion of extended object. We use this concept, motion of extended object. जो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है उनके मोशन को डिस्कस करने के लिए हम ये यूज करते हैं, ठीक है? तो ये जो सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट है वो कैसे बिहेव करेगा, पॉइंट पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा। नेक्स्ट टाइम लिखो, रिंग वाला क्या है, रिंग का सेंटर ऑफ मास सेंटर पे है। आई बात समझ? लिखो सेंटर ऑफ मास under influence of external forces, behaves as So under the influence of external forces behaves as point particle. Behaves as point particle. so point particle. Point particle या point mass एक ही बात है। अब तुम्हें ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया कि हम सेंटर ऑफ मास निकाल क्यों रहे हैं, ये तो लॉजिक समझ में आ गया ना। अभी कैलकुलेट करना है बॉडीज, है ना? जैसे कि मैं इमेजिन कहूं, ये एक एम मास की रॉड एल है, ये जी है, ये ग्राउंड लेवल है। मेरे को इसकी पोटेंशियल एनर्जी बता सकते हो, और इस केस में क्या होगी इसकी पोटेंशियल? अगर मान लीजिए
इस केस में क्या होगा? इस केस में पोटेंशियल एनर्जी और इस केस में पोटेंशियल एनर्जी सेम हो गया, अलग-अलग हो गए थे, अलग-अलग आया। सही बात है, क्योंकि अगर तुम इसको यूं छोड़ दोगे तो ये अपने आप में गिर जाएगी। तो आपको पता है कोई भी चीज अपने आप हायर पोटेंशियल एनर्जी से किधर जाती है? लोअर पोटेंशियल एनर्जी की तरफ जाती है। आया, सही बात है। तो ये गिर जाती है अपने आप, गिरी हुई अपने आप ऐसे खड़ी नहीं हो जाती। सही बात है नहीं? तो इसका मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है? इसकी का मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी है 0, याद रखो। क्योंकि मेरे को इसका कौन सा पॉइंट मान है? सेंटर ऑफ मास मान ले, जहां पे सारा मास कंसंट्रेट। इसका सेंटर ऑफ मास आ गया है इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है? mg L/2 आएगा, क्योंकि जिस साइड पे सेंटर ऑफ मास होता है h है वो किसके बराबर है? L/2 आया ना। तो देखो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में पॉइंट मास मान रहा था, पॉइंट मास यहां तो पोटेंशियल एनर्जी 0, इतना ऊपर होता है यहां पे वर्क क्या लॉजिक में आ गया? पक्का? अच्छी तरह से ठीक है। अब मैं बताओ, ये बात पता चली गई। ये एक जो रेगुलर फिगर्स होंगे ना, उनका सेंटर ऑफ मास कहां होगा? रेगुलर ज्योमेट्रिकल फिगर्स होंगे, उनके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा। तो अगर इसकी लेंथ L है, एक बार ये ऐसे, दूसरे केस में ये ऐसे, इस केस में ये ग्राउंड लेवल आई बस। इस केस में और इस केस में पोटेंशियल एनर्जी बताओ। ये पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट केस में बताओ, पोटेंशियल एनर्जी सेकंड केस में बताओ। मास m स्क्वायर शीट है। पहले तो सेंटर ऑफ मास कहां होगा? इनके सेंटर ऑफ मास की बस उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालो। इसका सेंटर ऑफ मास कहां है? mg, इसका ये डिस्टेंस कितनी है? √2l। अरे यार ये √2l है। इसका हाफ पॉइंट का आएगा, क्या आ जाएगा? तो क्या आ जाएगा? तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी इसकी? ये लॉजिक समझ में आ गया? ये बात समझ में आ गई? तो ये स्टेटमेंट लिखो, सेंटर ऑफ मास ऑफ रेगुलर ज्योमेट्रिकल फिगर्स, center of mass of regular geometrical figures lies at their geometrical center. Lies at their geometrical center. Of regular Center of mass of regular geometrical figures, regular geometrical objects lies at their geometrical center. Lies at their geometrical center. ये बात समझ में आई?
नेक्स्ट देखो, ऐसे तुम रिंग का सेंटर ऑफ मास निकाल लोगे, डिस्क का निकाल लोगे। एवं तो एक ये स्क्वायर प्लेट है, सॉरी ट्रायंगुलर प्लेट है, इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, इसके कोऑर्डिनेट है x2, y2, इसके कोऑर्डिनेट है x3, y3। इसका सेंटर ऑफ मास क्या है? देखो इसका सेंटर ये है, तो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? x1 + x2 + x3 डिवाइड बाय 3, y1 + y2 + y3 डिवाइडेड बाय 3। मतलब जिसका तुम ज्योमेट्री का सेंटर बताया वही उसका क्या होगा, सेंटर ऑफ मास होगा। जैसे सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास क्या होगा? ये है, मेरे हिसाब से इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है। ये लॉजिक समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। अब देखो क्या है, ये एक रॉड है, इसकी पोटेंशियल वैल्यू निकाली थी ना, तुम्हें तो याद ही है, फॉर्मूला से निकालो सेंटर ऑफ मास निकालने का, ठीक है। अब देखो वो क्या होता है, मास इसका m, लेंथ इसकी l है। याद रखना मास पर यूनिट लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। ये क्या होगा, लीनियर मास डेंसिटी। मास पर यूनिट एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। ये क्या होगा, एरिया मास डेंसिटी। मास अपॉन वॉल्यूम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से। ये क्या होगा, वॉल्यूम मास डेंसिटी। ये डेंसिटी आप देखो, ये डेंसिटी बोलते हैं। तो लैम्डा आप से किस चीज से रिप्रेजेंट होगा, मास पर यूनिट लेंथ। ये मास पर यूनिट एरिया, ये मास पर यूनिट वॉल्यूम। जनरली ये सिंबल्स यूज करो, ठीक है, जनरली कोई जरूरी नहीं है ऐसा। देखो अब पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते, यहाँ से तो मैं डिस्टेंस ऊपर थोड़ा सा ऊपर करके निकल जाऊंगा dy, इसका मान कितना होगा,
m by l मास per length into dy कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा, समास आ जाएगा दिस सेक्शन। यार टोटल मास पता है पूरी रॉड का, पर यूनिट लेंथ है तो dy लेंथ का मास नहीं आ जाएगा। इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, कितने से dm into g, और इसकी आइडेंटिटी है पॉइंट मास से, मान लो छोटा सा मास लिया, कितनी आइडिया है y। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? बेटा जी समझ में आ गया यहाँ तक? अब देखो अगर ऐसे में पूरी की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी तो ऐसे सम कर दूंगा, तो देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगा, मैं इसको ऐसे ही करता हूँ क्या, g तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, यहाँ क्या कहता हूँ y into dm आ जाएगा। हाँ है ना, सही बात है। अगर ये बात बताओ मैं इसको टोटल मास से डिवाइड कर दूं और टोटल मास से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क पड़ता है? अब जरा ध्यान से देखो ये क्या चीज है, ये चीज क्या है, mgh, तो ये क्या आएगा, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन आ जाएगी ना, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास है, तो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आएगा, y into dm अपॉन dm का इंटीग्रेशन आया ना। ऐसे बताओ x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, x into dm अपॉन dm। ऐसे ही बताओ z कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, क्या बात है, क्या लॉजिक समझ में आ गया, तो लिख लो है, ये dm dm इंटीग्रेशन छोटे छोटे मास जो दे सारा के सारा क्या आ जाएगा, टोटल मास, टोटल मास से डिवाइड टोटल मास से मल्टीप्लाई करो कोई फर्क पड़ता है, तो बस m into g। तो ये जो चीज है वो क्या आ गई, पॉइंट मास का सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट आ गया, सॉल्व करने का तरीका। जैसे लोग ये फॉर्मूला रटा देते हैं, मैंने तो ऐसे लॉजिकली बता दिया, इसके अंदर लग रहा है लॉजिकली समझ के रखो, दोनों ऑप्शन हमारे पास। ज्यादा ब्रेक आता नहीं, ये सस्ता सरिया ऐसे नए नए लोग आते रहते हैं पढ़ने, क्लास को डिस्टर्ब करने के लिए आते हैं लोग हैं, आधे घंटे तक पढ़ते हैं। क्लियर, अभी मैं इसको भी सॉल्व करके दिखा दूं, ये सॉल्व करता तो रॉड के लिए क्या आता, h/2 या l/2 आता। dm किसके बराबर है इसका, मेरा dm किसके बराबर है, किसके बराबर है, चलो इसको डालो, इसी से मल्टीप्लाई किया था, इसी से डिवाइड किया था, तो कोई फायदा तो है, वो तो जनरल फॉर्मूला निकालने के लिए कर लिया, मैं सीधा इसी को सॉल्व कर देते हैं इसके बाद। g कॉमन है, कांस्टेंट है 12 में, dm की वैल्यू किसके बराबर है, m by l into dy।
एम और एल कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन में क्या आएगा, आया ना, y का इंटीग्रेशन क्या होता है, y स्क्वायर बाय 2 x की पावर n का फॉर्मूला, लिमिट कहां से कहां तक, y की वैल्यू कहां से कहां तक आनी चाहिए, बिल्कुल पूरी रॉड रेस हो जाए से लेके तो लिमिट 0 से ये कितना आ जाएगा, l स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा, हाँ या mg बाय ये क्या गया हो गया, तो क्या आ जाएगा, अरे यार सेम ही तो बात आ रही आया, सेम ही आ रहा, देखो क्लियर, सिंपल बात है। अब इस इन फॉर्मूलों को यूज करना सीखते हैं, ऐसे जो सेंटर ऑफ मास निकालते हैं ना, बिल्कुल बीच में क्या लिखा हो तो मैंने लिखा है सेंटर ऑफ मास m by l क्या है, लैम्डा पर यूनिट मास, भैया छोटे से एलिमेंट का मास कैसे निकालोगे आप, मास पर लेंथ इनटू लेंथ करोगे, बीच में नहीं था उसके साथ में लिखा था, पहले लिखा हुआ था, देखो अगर कंटीन्यूअस ऑब्जेक्ट होगा, कंटीन्यूअस ऑब्जेक्ट होगा तब तो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन आ जाएगी, क्या करोगे, r into dm का इंटीग्रेशन ऑन dm, ये इसका r वेक्टर है, ये dm मास है, आया तो ये क्या आ जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास आ जाएगा, भाई जब x का x के साथ y का y के साथ z का z के साथ आ जाएगा, तो r वेक्टर लगा दोगे तो x, y, z आ जाएगा ना, नहीं है नहीं वैसा नहीं है ना, अभी देखो r वेक्टर क्या होगा, ये होगा x i क्या, y j क्या, z j क्या, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, x into dm, y कोऑर्डिनेट भी ऐसे आएगा, ये बात है, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ r into dm लिखता हूँ, ध्यान से देखो, तो इसका मतलब मैं ये लिख रहा हूँ ना, x into y, y into j, z into d, ये लिख रहा हूँ, आया ना, ये लिख रहा हूँ ना, ये क्या आएगा, r कोऑर्डिनेट का सेंटर मास, अभी देख लेते हैं आता है नहीं आता, साथ में लिखो dm अपॉन dm, इसका इंटीग्रेशन ये सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, x into dm i का, y into dm j का, प्लस z into dm j का, आया, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, अभी इंटीग्रेशन इसका 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 ऐसे लिख सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, x into dm अपॉन dm i कैप, y into dm अपॉन dm j कैप, z into dm अपॉन dm ये क्या है, तो ये क्या आ गया, ये ध्यान से देखो ये क्या चीज आ जाएगी सॉल्व करने, r पोजीशन वेक्टर सेंटर ऑफ मास, तो ये क्या है, x सेंटर ऑफ मास i कैप, y सेंटर ऑफ मास j कैप, प्लस z सेंटर ऑफ मास k कैप, तो ये चीज सॉल्व होगी, क्या है पोजीशन वेक्टर सेंटर ऑफ मास क्या आ रही है, एक साथ में तो लिखो उसको और किया गया है, क्या बात समझ में आ रही है,
वैसे तो नहीं कहता है लिखा है क्योंकि इसे समझाया है, ये जरूरी लो। अब तुम इससे तो समझ ही जाओगे ना, किसी भी पॉइंट का सेंटर ऑफ मास निकलता है, x निकाल लो, y निकाल लो, z निकाल लो, तो वो क्या लिखोगे x कॉमा y कैप, y सेंटर ऑफ मास j कैप, तो वो क्या लिखोगे पोजीशन वेक्टर प्लस सेंटर ऑफ मास। बेटा जैसे बोर्ड पे करवाने में तो ज्यादा बढ़िया लग रहा है या फिर पेज पे करवाता है तो ज्यादा अच्छा लगता है? दो का आंसर आ रहा है पेज पे। तो क्या कहते हो पेज पे शिफ्ट हो जाएंगे वापस? तुम्हें कैसे ज्यादा अच्छा लग रहा है? ऐसा नहीं लग रहा है, ऑनलाइन के लिए पेज भी ज्यादा अच्छा लगता है ना? एकदम क्लियर दिखाई देता है, वॉइस एकदम क्लियरिटी। पेज वाला ठीक है बेटा दो इसको। ये जब कंटीन्यूअस ऑब्जेक्ट होगा तब ऐसा होगा ना, अगर मान लो मैं सेंटर ऑफ मास इसका निकालूं, बढ़िया अगर इसका सेंटर ऑफ मास निकाल लो तो कैसे निकालोगे? अब ये डिस्क्रीट है, जैसे एक मास ही रखा है, एक ही रखा है, एक ही रखा है, एक ही रखा है, इसका सेंटर ऑफ मास निकालो तो आप क्या करोगे? हर एक का पोजीशन वेक्टर ले लो, ये पोजीशन वेक्टर लगा लो, ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा, ऐसे ही होगा। तब कैसे निकालोगे? m1 r1 m2 r2 आया ना, m3 r3 m4 r4 डिवाइडेड बाय टोटल मास, ये क्या आएगा r पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है। अगर मैं बोलूं सिर्फ इसका x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या निकालो, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो कैसे निकालो? x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आएगा m1 x1 m2 x2 m3 x3 m4 x4 हाँ है ना, m1 m2 m3 m4 ऐसे y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स के, डिस्क्रीट सिस्टम के। हाँ हाँ अपॉन ऐसे z भी आ जाएगा। तब देखो दो ही टाइप के सिस्टम है, या तो छोटे छोटे टुकड़ों से बनाओ या एक पूरा कंटीन्यूअस बनाओ, जैसे रॉड एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ऐसे ही होगा। तो एक्सटेंडेड वाले का तो कैसे करना पड़ेगा इंटीग्रेशन से, और जो कई डिस्क्रीट सिस्टम है वो कैसे होगा ऐसे।
इसमें सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालो, इसमें सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालो, इसमें सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालो। समझ गए? बोलो सब। समझ आ गया तब? ओके, थर्ड फुल नहीं दिखाई दे रहा, 5,0 था, कोई बात नहीं। बाकी बता दो इसका क्या आएगा? 5,0। अब एक चीज समझ लो, ध्यान से। 3 to the 6, 7 to the 14 डिवाइड बाय टोटल मास 20/4, यही आएगा 5 आएगा। वैसे भी तुम्हें पता है दोनों मास अगर इक्वल इक्वल है तो सेंटर ऑफ मास तो मिड वाला पॉइंट क्यों ना, यही होना चाहिए था। हाँ यार, ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आ गई सब? अगर मान लो मैं ओरिजिन इसको ना मान के ओरिजिन इसको मानता तो सेंटर ऑफ मास की क्या लोकेशन आती? दोनों के बीच में आती, वही पोजीशन होती, बस कोऑर्डिनेट चेंज नहीं करना। तो जैसा कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप ओरिजिन कहीं पे भी मान सकते हो, उसे सेंटर ऑफ मास से कहीं चेंज नहीं था, सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट चेंज होता। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? फिर से कह रहा हूं, 2 3 4 कितने भी ऑब्जेक्ट्स उनका जो सेंटर ऑफ मास है उसकी लोकेशन यूनिक होती है, लेकिन उसका कोऑर्डिनेट यूनिक नहीं हो सकता। क्यों? वो तो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने ओरिजिन कहाँ माना है। आप ओरिजिन यहाँ मानोगे तो क्या आएगा सेंटर ऑफ मास?
सेंटर मास का कोऑर्डिनेट क्या आएगा 3.5। हाँ या ना? अगर आपने ओरिजिन ये मान लिया तो सेंटर मास की लोकेशन क्या आएगी 0 ही है। अब मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा -3 आएगा भाई। आया ना? इसका क्या आएगा 3,0। क्या लॉजिक समझ में आ गया सबको? अब पक्का इसमें क्या आएगा सेंटर मास की लोकेशन 5/2 5/2 2.5 2.5 आएगा। सोच के देख लो 2 into 0 0 हो गया 2 into 5 10 हो गया डिवाइडेड बाय 4 2.5 तो x कोऑर्डिनेट आ गया 2.5 2 into इसका y कोऑर्डिनेट 10 2 into 0 डिवाइड बाय टोटल मास 4 तो 2.5 2.5 लेकिन बात नहीं है क्या मेरे अनम्यूट कर लो फिर बोल। हाँ बोल। सर जो हमने इससे पीछे किया था ना, जो हमने अभी निकाला एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, उससे पीछे जो हमने किया था सिंगल ऑब्जेक्ट वाला। नो सर, जो आपने पहले थ्योरी में करवाया हाँ सर, उससे पीछे जब हमने एक सिंगल ऑब्जेक्ट लिया था उसमें एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट सारे लिए थे हाँ सर, वो वाला कैसे करेंगे फिर? उसमें तो वो सिंगल ऑब्जेक्ट होगा। करेंगे कैसे? ये कंटीन्यूअस ऑब्जेक्ट है डिस्क्रीट है पहले बता। यस सर। कंटीन्यूअस ऑब्जेक्ट है डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट है? सर वॉइस नहीं क्लियर आ रही, क्रैक हो रही है। मैं ये कह रहा हूँ ये कंटीन्यूअस ऑब्जेक्ट है डिस्क्रीट है? सर ये तो अलग अलग ही है, डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट का क्या मतलब समझाया मैंने? सर एक्स के लिए m1 x1 प्लस m2 x2 अप टू n टर्म्स अपॉन m1 क्या है 2 x1 क्या है 3 m1 क्या है 2 x1 x2 क्या है 7 मल्टीप्लाई करके टोटल मास से डिवाइड कर दी। यस सर। सर ये तो समझ आ गया, पर जो पीछे किया हमने जो कॉन्टिन्यूस ऑब्जेक्ट में था। तो बेटा अभी कंटीन्यूअस का किया ही नहीं बस उसका फार्मूला ही किया है यूज नहीं किया उसको अभी तक। अभी तक मैंने कौन से कंटीन्यूअस के सेंटर मास निकलवाए हैं? ना रिंग का निकलवाया है ना हाफ रिंग का निकलवाया है। कहाँ निकलवाया बता? ओके सर, वो बीच में क्लास बैक हो गए थे ना, इसलिए। ध्यान से देख तू पूरी क्लास है ना ऐसे बीच में गायब हो तो। ओके ओके सर। हाँ भी विवेक अब तेरे बोलने की बारी है तू बोल। अरे भैया म्यूट किया बोल। सर सेकंड वाला एक मिनट समझाना। आराम से कोई जल्दबाजी नहीं अब बोल। सर सेकंड वाला। चल पहले मतलब कंटीन्यूअस ऑब्जेक्ट है या डिस्क्रीट है? अपने आप को म्यूट मत कर। हाँ अनम्यूट ही रख। यस सर। हाँ कंटीन्यूअस ऑब्जेक्ट है सेकंड वाला है या अनम्यूट? कंटीन्यूअस है या डिस्क्रीट है? सर कंटिन्यूअस है। कंटीन्यूअस हुआ सर ये नहीं मान कंटिन्यूअस कंटीन्यूअस है ये। सर कंटिन्यूअस में डिस्क्रीट है। तो यार ये सीधे बोलते डिस्क्रीट है पहले बोल रहे सर कंटीन्यूअस नहीं है डिस्क्रीट है ऐसे क्या मजाक मजाक कर रहे हैं यार? हाँ ये कंटिन्यूअस नहीं है यही बोला। इसके सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं क्या फॉर्मूला होता है x कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास? यार एक पेज पीछे भी पाया सिंगल पेज के ऊपर x कोऑर्डिनेट और सेंटर ऑफ डिस्क्रीट सिस्टम के लिए कैसे कैलकुलेट करते हैं? क्लास बैक हो गई थी सर। वो इंटरनेट बंद हो गया सर, तभी समझ नहीं आई है। m1 x1 plus m2 x2 upon m3 x3 divided by total mass m1 plus m2 plus m3 ये फॉर्मूला है। ऐसे y कोऑर्डिनेट और सेंटर मास क्या है y1 into m1 plus y2 into m2 plus y3 into m3 upon यस total सर। बस वो अप्लाई करो आंसर पाओ। ओके सर। इसका जो कोऑर्डिनेट है ना वो कीजिएगा ये है 5 कॉमन इसका सेंटर मास सर एक बोर्ड थोड़ा लेफ्ट तरफ करना कैमरा। क्या सर कैमरा थोड़ा लेफ्ट तरफ करना। इधर कर लो। यस सर।
करने सर के दिख लिए नहीं रहा। कोऑर्डिनेट लिख तो दिया 5,0 ओके सर। लिख तो दिया 5,0 ओके ओके। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर इस पॉइंट को ओरिजिन मान तो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट बताओ। इसको अगर कोऑर्डिनेट मान तो इसका सेंटर ऑफ मास निकालो। यार सिंगल ऑब्जेक्ट में करवाऊंगा तब होगा। अच्छा पहले का मैसेज इसका तो आ जाएगा ना 2 × 0 3 3 जा 9 9 + 20 29 29 डिवाइडेड बाय 9 आया ना x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास और y कोऑर्डिनेट क्या आएगा 8 और 12 20 डिवाइडेड बाय 9। हाँ यार इतनी कैलकुलेशन तो देख के कर ले बंदा। इसका आंसर बताओ इसका देखो इसका कोऑर्डिनेट 0,0 इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा कॉमा ये हाइट है ये लेंथ है ये कितना एंगल होगा sin 60 कितना होता है √b/2 तो ये हाइट इसका दूसरा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा कॉमा क्या आएगा आया ना अब इसका x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है this into 0 this into L plus this into L total mass x कोऑर्डिनेट आ गया सर ऐसे y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है मतलब 0 इसका 0 इसका क्या आएगा 3 टोटल मास आ गया सर आया अब कर लोगे ना ऐसे कुछ पक्का बस कोऑर्डिनेट निकाल लें। कई बार ऐसे कुछ अलग अलग फिगर देगा तब थोड़ी सी ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री लगा के कोऑर्डिनेट निकाल लो और फिर सॉल्व कर लो इसको। ये बताओ दोनों मास 1 kg करके सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा ए रीजन में बी लाइन पे या सी रीजन बी लाइन पे ये 2 kg हो जाए तो कौन से रीजन में होगा ए रीजन में या सी रीजन में बी तो लाइन में अब सेंटर ऑफ मास किससे आ जाएगा अब सेंटर ऑफ मास कहां चला जाएगा तो हमेशा सेंटर ऑफ मास कहां होगा हेवियर मास की तरफ होगा सही बात है ओके। अब मैं तुम्हें एक चीज बता दूं मतलब सेंटर ऑफ मास की लोकेशन को ओरिजिन मान ये आ गया M1 मास
ये आ गया m2 मास, दोनों के बीच की डिस्टेंस l है। अगर मैं कह दूं ये मेरा सेंटर ऑफ मास, ये मेरे सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है, हाँ या ना? तो ये डिस्टेंस r1 मान लो, सॉरी r2 मान लो, ये कितनी हो जाएगी r1। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, जरा फॉर्मूला देखो क्या होगा, m1 माइनस r1 m2 into r2 डिवाइड बाय टोटल मास, सेंटर मास है, सेंटर मास का ओरिजिन s कोऑर्डिनेट क्या है, ये तो 0 आ गया। तो m1 r1 should be equal to m2 r2, तो r1 by r2 किसके बराबर आएगा, ज्यादा बात नहीं, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास है वो लाइन जॉइंट ऑफ टू मासेस को किस रेशियो में डिवाइड करता है, इनवर्स रेशियो ऑफ देयर मासेस आया। तो लिखो ये बात, देखो सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास divides the line joining two, divides the line joining two masses, divides the line joining the two masses in inverse ratio of their masses. Center of mass divides the line joining the two masses in inverse ratio of their mass. क्या बात है नहीं पक्का, ये ले लो। Divide the line joining the two masses in inverse ratio of their mass. Center of mass divides the line joining the two masses in inverse ratio of. अब तो मेरे को लगता है कि हमारी इंग्लिश भी वीक हो गई है ना, 2 साल करके रहते रहते डोगरी में बात की, किस बात की डोगरी आती है यार, तुम्हारा कल्चर ही खत्म हो जाएगा धीरे धीरे, तुम सब अंग्रेजी का समझ आ जाती बोलती है, तो बोलना सीख रहा था ना, समझ आने से क्या होता है, जब बोलोगे ही नहीं तो आगे कैसे कैरी होगी, मतलब वो हमारे कल्चर को तो यूज कर ही रहे हैं ना, ऐसे अंग्रेज बंदे सब। अब देखो जिसको इंग्लिश नहीं आती ना उसको एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगा, है ना, जबकि होना क्या चाहिए, जिस यार से तुम्हारी जो मदर टंग वो नहीं है, सही बात है, तो यार इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उस बात का आना चाहिए। अब देखो जिसको इंग्लिश आती है ना हम उसको अपने आप ही अपने से सुपीरियर समझ लेते हैं, इसका मतलब ये मान लिया जो अंग्रेज है वो तो सुपीरियर है ही ना, क्योंकि हमसे तो अच्छी बोलती होंगी, कितनी गलत बात है। मैंने क्या कहता हूँ उनको कॉम्प्लेक्स होना चाहिए ना, हमें किस बात का कॉम्प्लेक्स है भाई, लेकिन हम लोगों को जो चाहिए इस वक्त यानी कितनी बड़ी है, इस पे कोई जज नहीं करता, डोगरी पे कोई जज नहीं करता, मतलब अंग्रेजों को गए हुए 200-250 साल हो गए, लेकिन आज भी सुपीरियर हुए, हमने तो उन्हीं को बना रखा और आगे भी यही कर रहे हैं। मतलब बीच की जनरेशन में कहता हूँ फिर भी ठीक थी, कम से कम डोगरी कम से कम अपनी लोकल लैंग्वेज बोल तो रहे थे, अब जो आने वाले हैं हमारे भी उधर लोग मारवाड़ी का नहीं बोलते, मारवाड़ी बोलना तो ऐसे लगता है कि जैसे गंवार बंदा हो गया, है ना,
जो सोफिस्टिकेटेड होता है वो तो या तो हिंदी बोलेगा या इंग्लिश बोलेगा, ठीक है। अब देखो ये हम फटाफट फटाफट करा दूंगा 2-4 क्वेश्चन। नंबर 4 की M2 60, इनके बीच की डिस्टेंस है 20 मीटर। फर्स्ट से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस बताओ, सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस M1। तो तुम्हें पता है इनवर्स रेशियो ऑफ मासेस है, किस रेशियो में होना चाहिए, 3:2 में, 3/5 × 20। रेशियो प्रोपोर्शन तो आता ही होगा ना, ये लेंथ 3:2 है, एरिया मास के पास होगा तो ये 2 होगी, ये 3 होगी। अगर पूरी लाइन को कितने टुकड़ों में तोड़ दूं, 5 टुकड़ों में तोड़ दूं, 2 टुकड़े इसके पास, 3 टुकड़े से डिस्टेंस आया। यहाँ से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस यार बहुत ही सिंपल है, तुम पेन भी चलाने की जरूरत नहीं है इसमें, सीधा इनवर्स रेशियो है। तो ये क्या होना चाहिए, ये लाइन 7 होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए, टोटल कितने पार्ट होने चाहिए, लाइन को कितने पार्ट में तोड़, तो टोटल पार्ट कितने हो गए 5, और उसमें से इसके पास कितने पार्ट हैं, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 35 मीटर की दूरी पे है ना यार, अभी भी नहीं पास है पक्का। एक और अब बताओ सेंटर ऑफ मास की लोकेशन, चलो बताओ। थोड़ा गंदा देखने में लग रहा है ना, सिंपल है, इनवर्स रेशियो तो नहीं चाहिए ना, तो ये होना चाहिए 4, और ये लेंथ क्या होनी चाहिए 3√2। इस लेंथ को कितने टुकड़ों में तोड़ना है, कितने टुकड़ों में तोड़ना है, इससे कितनी दूर है, कितने टुकड़े, so this is the answer। मेरे पास सीधा फंडा ही तो, और क्या है इसके अंदर आया। ये बताओ आगे पढ़ा है, समझ में आ गया। एससीबी के अंदर चैप्टर है सेंटर ऑफ मास, बेसिक बेसिक आइडिया लग गया, उसकी रीडिंग लगानी है, ठीक है। कई चीज होगी, हाफ रिंग, कई चीज होगी, उनके सेंटर ऑफ मास रटने की कोशिश करना, 10-10 बार लिखना, फिर मैं डेरिवेशन बता दूं, लास्ट में तुम्हें रटती रखनी होगी, ठीक है।